Hello, Namaskar. Welcome to our YouTube channel GS Exam Mentor. In this video, we are going to continue our pedagogy question series and this is our 9th video. In this video, we will cover 10th question and in every question we will learn something new. So without any delay, let's start the video. पहला क्वेश्चन है, शिक्षा में प्रयोजनवाद की विचारधारा का प्रवर्तक कौन था? ऑप्शन 1 किलपैट्रिक, ऑप्शन 2 पेस्ट्रोलॉजी, ऑप्शन 3 विलियम जेम्स, ऑप्शन 4 जॉन डीवी। अगर हम प्रयोजनवाद की बात करें तो इसके प्रवर्तक थे विलियम जेम्स। अब थोड़ा सा जान लेते हैं विलियम जेम्स के बारे में और प्रयोजनवाद के बारे में। विलियम जेम्स अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे। इन्होंने प्रयोजनवाद की विचारधारा को आगे बढ़ाया। इनका मानना था, जो प्रयोजनवाद के बाकी जो साइकोलॉजिस्ट थे, इनका मानना था कि साइकोलॉजी साइंस ऑफ मेंटल प्रोसेस है। इन्होंने मेंटल प्रोसेस पर ज़्यादा जोर दिया था। इसके हिंदी में कुछ और भी नाम हैं, जैसे कि कारणवाद, उपयुक्तावाद इत्यादि। प्रयोजनवाद को इंग्लिश में प्रैग्मेटिज्म कहते हैं। ये ग्रीक भाषा की जो एक शब्द है प्रैग्मेटिक्स, इससे लिया गया है। प्रयोजनवाद की जो शाखा होती है, ये विश्वास करती है कि जो भी ज्ञान है, जो सत्य है, वो बदलता रहता है समय के अनुसार। अब अगर अगले क्वेश्चन की बात करें तो ये है कि प्रयोजनवाद ने किसे जन्म दिया? ऑप्शन 1 देखते हैं, प्रोजेक्ट विधि, ऑप्शन 2 व्यावसायिक शिक्षा, ऑप्शन 3 शिक्षा की खेल विधि, ऑप्शन 4 बेसिक शिक्षा। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1 प्रोजेक्ट विधि। प्रोजेक्ट मेथड में स्टूडेंट को, जो छात्र होते हैं, उनको एक प्रॉब्लम दी जाती है और उस प्रॉब्लम के लिए एक सॉल्यूशन खोजने के लिए कहा जाता है। प्रोजेक्ट मेथड का जो मेन कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट है लर्निंग बाय डूइंग। प्रोजेक्ट मेथड इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि अगर कोई बच्चा किसी भी विषय का अध्ययन कर रहा है या फिर कोई एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढता है, तो वो पहले खुद ही अध्ययन करता है और खुद से ही उसका सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करता है। इसका मतलब जो इसमें लर्नर है, जो स्टूडेंट है, उसका एक्टिव पार्टिसिपेशन रहता है और ये प्रयोजनवाद के एक प्रोडक्ट कहा जा सकता है प्रोजेक्ट विधि को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कक्षा में आप कैसे प्रश्न करना पसंद करेंगे? ऑप्शन है जिनका उत्तर सभी छात्र दे सकें। दूसरा ऑप्शन है जिनका उत्तर देने के लिए छात्रों को कुछ सोचना पड़े। ऑप्शन 3 जिनका उत्तर शायद ही कोई छात्र दे सके। ऑप्शन नंबर 4 जिनका उत्तर कोई भी छात्र ना दे सके। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 2, जिनका उत्तर देने के लिए छात्रों को कुछ सोचना पड़े। अगर हम पहले ऑप्शन की बात करते हैं, जिनका उत्तर सभी छात्र दे सकें, अगर किसी क्वेश्चन का उत्तर क्लास में सभी छात्रों को पता है, इसका मतलब ये है कि उनके ज्ञान में बढ़ोतरी नहीं हो रही है। जो आपने क्वेश्चन दिया है उससे उनके ज्ञान में बढ़ोतरी नहीं हो रही है। इसका ये ऑप्शन गलत है। दूसरा ऑप्शन जो है कि जिनका उत्तर देने के लिए छात्रों को कुछ सोचना पड़े, यहाँ पर जो लर्नर है, लर्नर हमारा कौन हो यहाँ पे? स्टूडेंट। उसका यहाँ पर एक्टिव पार्टिसिपेशन है। इसीलिए
छात्रों से ऐसे क्वेश्चन करने चाहिए जो कि उसका आंसर वो तभी दे पाए जब उन्हें कुछ सोचना पड़े। इसका मतलब कुछ मेंटल प्रोसेस होगा, कुछ पर ढूंढने की कोशिश करेंगे, ब्रेनस्टॉर्मिंग होगी। तो ऑप्शन दो हमारा सही है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि शिक्षा की खेल विधि का अर्थ है। ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है खेल क्रियाओं द्वारा शिक्षा। ऑप्शन दो क्रियाशीलता पर जोर। ऑप्शन तीन खेल की शिक्षा। ऑप्शन चार खेल क्रियाओं द्वारा मनोरंजन। तो इस क्वेश्चन का जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर एक, खेल क्रियाओं द्वारा शिक्षा। अगर हम इसकी बात करें तो इसमें जो पार्टिसिपेशन रहता है स्टूडेंट का, उसका कॉन्सेप्ट ये है कि लर्निंग व्हाइल डूइंग। लर्निंग व्हाइल डूइंग, इसका मतलब ये है कि जो आप क्रिया कर रहे हैं, क्रिया के करते समय ही आप कुछ सीख रहे हैं। खेल में यही होता है, जब कोई बच्चा खेल खेलता है या फिर उनको खेल की क्रियाओं द्वारा शिक्षा दी जाती है, तो वो हर एक क्रिया का ऑब्जेक्ट ये होता है कि बच्चा कुछ ना कुछ सीखे। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है एक, खेल क्रियाओं द्वारा शिक्षा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। छात्र केंद्रित शिक्षण का आशय है। ऑप्शन एक, प्रत्येक छात्र की आवश्यकता का ध्यान रखना। ऑप्शन दो, शिक्षण में छात्रों का पूर्ण सहयोग लेना। ऑप्शन तीन, सभी छात्रों को निःशुल्क शिक्षा देना। ऑप्शन चार, छात्रों को मनमानी करने की छूट देना। इसका सही आंसर है ऑप्शन एक, प्रत्येक छात्र की आवश्यकता का ध्यान रखना। प्रत्येक छात्र अपने आप में यूनिक होता है, उसकी अलग अलग आवश्यकताएं होती हैं, उसका अलग इंटरेस्ट होता है, अलग पर्सनालिटी होती है। इसलिए छात्र केंद्र शिक्षा का आशय ही यही होता है कि हम छात्र को, स्टूडेंट को केंद्र मानकर शिक्षा दें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भाषा सीखने का प्रभावी उपाय है। ऑप्शन एक, वार्तालाप करना। ऑप्शन दो, सहायक पुस्तकें पढ़ना। ऑप्शन तीन, अखबार पढ़ना। ऑप्शन चार, पाठ्य पुस्तक पढ़ना। इसका सही ऑप्शन है वार्तालाप करना। बाकी ऑप्शन देखते हैं कि सहायक पुस्तकें पढ़ना। अगर कोई बच्चा पुस्तक पढ़ रहा है तो उसमें उस विषय का जो ज्ञान है, जिस विषय की पुस्तक पढ़ रहा है, तो उसमें विषय का ज्ञान, इसकी बढ़ोतरी होगी। अगर वो अखबार पढ़ रहा है तो उसमें समाज के प्रति भावना जागरूक होगी। जो न्यूज़ हैं, वर्तमान में क्या चल रहा है, जो घटनाएं होती हैं, इन चीज़ों की जानकारी होगी। पाठ्य पुस्तक, इसका भी विषय फोकस्ड रहता है, लेकिन वार्तालाप करने से ये होता है कि अगर आप किसी से वार्तालाप कर रहे हैं तो हो सकता है आप किसी एक विषय पर बात कर रहे हों, लेकिन आप जिस विषय पर बात करेंगे उसमें आपका एक्टिव पार्टिसिपेशन रहेगा। आप सुनेंगे कि सामने वाला क्या बोल रहा है, किस तरह से बोल रहा है, उसकी भाषा में कहाँ कहाँ पर गलतियाँ हैं, कौन से नए शब्द हैं। तो इसका सही ऑप्शन एक है कि भाषा सीखने का जो प्रभावी उपाय है वो है वार्तालाप करना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस किस्म के प्रश्न को आप सबसे अधिक प्रबोधक मानते हैं? ऑप्शन एक, जो समस्या प्रधान हो और हल ढूंढने को प्रेरित करे। ऑप्शन दो, जो अगली परीक्षा में आने वाला। ऑप्शन तीन, जो बच्चों का ध्यान आकृष्ट करे। ऑप्शन चार, जो सीधा सटीक हो। अगर ऑप्शन चार की बात करें, जो सीधा एवं सटीक हो, इस क्वेश्चन का आंसर बच्चों को पता तो होगा, लेकिन बच्चों का यहाँ पे एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं होगा। एक्टिव पार्टिसिपेशन का मतलब यहाँ पर है कि बच्चे को आंसर याद था, उसने तुरंत आंसर दे दिया, उसने कुछ सोचा नहीं, उसको ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं हुई। इसलिए ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि यहाँ पर अधिक प्रबोधक की बात कर रहे हैं। ऑप्शन दो, जो बच्चों का ध्यान आकृष्ट करे। इस क्वेश्चन का अगर मतलब निकालें तो हमने ऐसे कोई क्वेश्चन किया कि सब बच्चों का ध्यान आकृष्ट हो गया, लेकिन उस क्वेश्चन का क्या कोई मतलब है? क्या कोई ऑब्जेक्ट है उस क्वेश्चन का? अगर नहीं है तो उस क्वेश्चन का भी कोई फायदा नहीं है। ऑप्शन दो की बात करें, जो अगली परीक्षा में आने वाला है। अगली परीक्षा में जो क्वेश्चन आने वाला है, अगर
इसकी हम बात करें तो यहाँ पर बात आती है रोट लर्निंग की, कि बच्चे को रटा दिया जाएगा क्वेश्चन जो अगली परीक्षा में आएगा और परीक्षा में अच्छे नंबर ले आएगा। लेकिन परीक्षा में अच्छे नंबर लाना उद्देश्य नहीं है, उद्देश्य लर्निंग का। तो ये भी ऑप्शन गलत है। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, जो समस्या प्रधान हो और हल ढूंढने को प्रेरित करे। अगर किसी बच्चे को एक समस्या दी जाती है, समस्या का मतलब यहाँ पे गणित का एक सवाल हो सकता है, कोई परिस्थिति हो सकती है, या कोई ऐसी कंडीशन दी जाती है जिससे उसको सॉल्यूशन खोजने में चिंतन करना पड़े, जिससे कि वो कुछ नया सीखेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पाठ्यचर्या के निर्माण में मुख्य रूप से किस बात का ध्यान रखा जाता है? ऑप्शन 1 छात्रों के परिवेश का, ऑप्शन 2 पाठ्य सामग्री का, ऑप्शन 3 शिक्षा के उद्देश्यों का, ऑप्शन 4 शिक्षण विधियों का। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन 3 शिक्षा के उद्देश्यों का। पाठ्यचर्या का उद्देश्य ये होता है कि हम बच्चों को क्या सिखा रहे हैं, लर्निंग आउटकम क्या रहेगा। हमारा क्या ऑब्जेक्ट है, इन चीज़ों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है किसी पाठ्यचर्या में। इसलिए यहाँ पर उद्देश्यों की बात की गई है ऑप्शन 3 में, इसलिए ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। बाल मनोविज्ञान की सहायता से शिक्षक किस बात का ज्ञान प्राप्त कर सकता है? ऑप्शन 1 छात्रों की अभिरुचि का, बिल्कुल सही। ऑप्शन 2 छात्रों की क्षमता का, ये भी बिल्कुल सही है। ऑप्शन 3 छात्रों का चेतन और अचेतन व्यवहार, ये भी सही है। अब ये तीनों ऑप्शन सही हैं, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। कक्षा के भौतिक वातावरण को बेहतर बनाने के लिए निम्न में से किसे महत्व दिया जाना चाहिए? ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है वायु प्रदूषण पर नियंत्रण, दूसरा ऑप्शन है ध्वनि प्रदूषण पर रोकथाम, तीसरा ऑप्शन है उपरोक्त दोनों, और चौथा इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर कक्षा के भौतिक वातावरण की बात हो रही है। अगर वायु प्रदूषण होगा तब भी लर्निंग अच्छे से नहीं हो पाएगी, क्योंकि बच्चों को स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आ सकती हैं। इसलिए वायु प्रदूषण पर नियंत्रण होना चाहिए। अगला है ध्वनि प्रदूषण पर रोकथाम। क्या बहुत ज़्यादा शोर हो रहा हो, अगर एनवायरनमेंट है वो बहुत लाउड है, तो क्या पढ़ाई हो सकती है? यहाँ पर बच्चे में प्रॉब्लम आएगी अटेंशन की, क्योंकि आप जो भी सिखाएंगे, जो क्वेश्चन करेंगे, जो बताएंगे, बच्चा पूरी तरह से अटेंटिव नहीं होगा। इसलिए ध्वनि प्रदूषण पर भी रोकथाम होनी चाहिए। ये दोनों ऑप्शन सही हैं, इसलिए हमारा तीसरा ऑप्शन सही होता है, उपयुक्त दोनों। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है, हमारा कंटेंट पसंद आता है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में इस क्वेश्चन को पूछ सकते हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।